और वो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री गायब है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रश्नकाल श्रीमती गोमती शाह जी। धन्यवाद महोदय जी। मेरा क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में बालक बालिका शिशु माताओं की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ। वैसे उत्तर तो बहुत अच्छा दिए हैं अपने हिसाब से, पर हम लोगों के मेरे हिसाब से इसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए इसमें विस्तृत रूप से जानकारी तो दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य जांच सेवा दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से संदर्भ सेवाएं तथा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना से लाभान्वित किया जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं एक माँ की पीड़ा को समझ सकती हूँ, और एक माँ अपना बच्चा खोता है तो उस पीड़ा को भी मैं समझ सकती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी, मैं कुछ विषय को कोट करके बोल रही हूँ, आपका अनुमति चाहती हूँ मैं। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, घटना दिनांक 12 अगस्त 2023 जिला अस्पताल जसपुर की घटना है। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे कि गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल जाती है और डिलीवरी के समय शौचालय का उपयोग करने जाती है, और वही कमोड में बच्चा को जन्म देती है, और वही कमोड में बच्चा अंतिम सांस लेती है, और माँ 2 घंटे तक शौचालय में बेहोश रहती है। यह घटना अत्यंत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यजनक है। प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न एक ही है महोदय जी, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग का ज्वाइंट रहता है, और स्वास्थ्य विभाग इसमें लापरवाही ये करती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का मामला है, पर मैं स्वास्थ्य महिला बाल विकास मतलब महिला और स्वास्थ्य बच्चा का सुरक्षा करना महिला बाल विकास का जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी होने के नाते स्वास्थ्य विभाग का भी जवाबदारी बनता है, और महिला बाल विकास सुरक्षा का जिम्मेदारी भी बनता है। आज इस घटना को लेकर के जो मेरे मन में बहुत दिन से पीड़ा था, इसमें सारा जानकारी दिया है, रेडी टू इट है। जितना शासकीय नियम का जो देना चाहिए था वो सारा चीज़ दे रहे हैं। लेकिन मेरा कहना ये कि है, क्या ऐसे प्रकरण के लापरवाही बरतने वालों के लिए क्या महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला और बच्चा के रक्षा के लिए दोषियों के ऊपर कार्रवाई के नियम बनाया गया है या नहीं? चलिए, प्रश्न आ गया आपका। माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, पहली बार निर्वाचित एकमात्र महिला मंत्री सदन में उत्तर देने के लिए खड़ी हुई है। मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपका बेहतर तरीके से अपने पद का दायित्व का निर्वहन करेंगे। जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, महिला टीम का मैच हो रहा है। हाँ, दोनों तरफ महिला है, इसलिए मैं बीच में कम बोलूंगा आज। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका जो प्रश्न मुझ तक पहुंचा था उसका जवाब पत्र के माध्यम से उन तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पे एक महिला की दर्द को उन्होंने उल्लेख किया, तो अगर मेरे पास इस तरह के कभी भी घटना मुझ तक पहुँचता है तो उसका मैं समाधान करवाने का या उसमें जो आरोपी सिद्ध होंगे उनका कार्रवाई करने का प्रयास करूँगी। चलिए, दूसरा प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा इतना ही कहना है कि उनका भी पहली बार है, और मैं इस सदन के आने के नाते उच्च सदन में तो मैं भले ही मैं थी, वहाँ करती थी,
पर यहाँ भी मेरा पहला क्वेश्चन है, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आपका भी पहला प्रश्न है, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक ऐसा नियम हो, क्या महिला बाल विकास ऐसा नियम कोई बनाएगा कि ऐसे जब दोषी पाए जाए वैसे लोगों के लिए कार्यवाही हो? ऐसे कोई नियम बनाने का विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य का भी था, स्वास्थ्य मंत्री जी आगे, उनको भी जानकारी दे दीजिए उस पर। चलिए मंत्री जी कुछ बोलना है तो। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर बात स्वास्थ्य को लेके है तो मुझ तक पहुंचेगा तो हम विभागीय अधिकारियों के माध्यम से बातचीत करके सलाह मशवरा करके उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अच्छा जवाब है। और कोई प्रश्न आपके मन में? अजय जी आप क्या पूछोगे? चलिए आप प्रश्न कर लीजिए या सुझाव दे दीजिए। इतने सीनियर सदस्य खड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 12 तारीख की रात का जो घटना था, सम्मानीय सदस्य गोमती जी ने जो प्रश्न उठाया, उस दिन में उस घटना के सूचना के बाद तुरंत मैं अस्पताल गई थी और शिशु का जन्म कमोड में होता है। प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला प्रसव कक्ष से उठ के जाती है शौच के लिए और कमोड में प्रसव हो जाता है। कितना पीड़ा भरा बात है। और सारे अधिकारी उस दिन जो दोषी हैं, जिस समय ड्यूटी में थे, उनको बचाने में लगे हुए थे। कम से कम 6 घंटा में वहाँ खड़ी रही। लगातार वहाँ जो दोषीदार, जो स्टाफ में प्रसव के समय जो डॉक्टर थे, जो नर्स थे, इस विषय को छिपाने में लगे रहे और कार्यवाही करने में बहुत देरी हुआ और पीड़ित व्यक्ति को दबाव दिया गया। 2 घंटे तक बेहोश रही महिला। इसी में प्रश्न कर लीजिए कि चाहते आप क्या चाहती हैं? क्या उस समय जो ड्यूटी में थे जो भी नर्स और डॉक्टर, उन पर कार्यवाही आज तक क्यों नहीं हुआ? बताइए, कोई कार्यवाही करेंगे क्या? कार्यवाही होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा मतलब लापरवाही ना हो जिला चिकित्सालय में। धन्यवाद। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनकी पीड़ा को समझ सकती हूँ क्योंकि एक महिला की बात है, लेकिन कहना ये चाहूँगी कि ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष जी, चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही है। एक महिलाओं के प्रति, शिशुओं के प्रति इसमें त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये खासकर महिलाओं की बात है तो इसमें जरूर तुरंत के तुरंत कार्रवाई में जाए। चलिए अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न और ये मामला इसलिए और सर्वाधिक गंभीर हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में स्वास्थ्य विभाग में जब ये परिस्थिति है, ऐसी अव्यवस्था है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य जिला में कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही होगी। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर में कौन कौन सी संस्थाओं ने आंगनबाड़ी बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में, एक ही वर्ष का पूछ रहा हूं, कितना पैसा दिया और मरम्मत के लिए दिया कि नए के लिए दिया? उसी तरह नीति आयोग से कितना पैसा प्राप्त हुआ, वो मरम्मत के लिए हुआ इस वित्तीय वर्ष में, मरम्मत के लिए प्राप्त हुआ कि नए बनाने के लिए प्राप्त हुआ? और खास तौर पे सीएसआर से कौन कौन सी संस्थाओं ने दिया मरम्मत या नए निर्माण के लिए? कुछ बताएंगे या जानकारी उपलब्ध करा देंगी? ये जानकारी उपलब्ध करा देंगे? जानकारी उपलब्ध हम माननीय सदस्य जी को करवा देंगे। ठीक है, जानकारी दे देंगे। दिलीप लहरिया जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं महिला बाल विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहा कि जी संगीत होगा, संगीत भी होगा और बाजा भी बजाया जाएगा। अब 5 साल तो तुम्हें संगीत तो सुनना है, का सुनना है? तो इसमें मैं प्रश्न में नहीं जानना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इसमें उत्तर आया है कि हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 421 आंगनबाड़ी केंद्र, 20 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र
जिसमें से 342 आंगनबाड़ी केंद्र और 14 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन संचालित है। बाकी शेष जो 79 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है, जिसमें 53 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में संचालित है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि क्या ये आंगनबाड़ी भवन जो अभी नहीं बना है, 79 आंगनबाड़ी भवन केंद्र, 6 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, ये कब तक पूर्ण हो जाएगा? क्या ये वित्तीय वर्ष में आप इसको पूर्ण करेंगे? चलिए ठीक है, अधूरा है, कब तक पूरा कर लेंगे ये बता दीजिए बस। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये कब तक पूरा हो जाएगा ये बताया जाना संभव नहीं है। चलिए ठीक, जी अगला प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिसमें 53 आंगनबाड़ी केंद्र और 6 किराए से संचालित है, बाकी शेष जो 26 आंगनबाड़ी कहाँ संचालित है? या कागज में ही वो कार्यवाही हो रहा है? जैसे हमारे पास शिकायत में आया है कि यहाँ कहीं भी बैठा के संचालित किया जा रहा है, किसी के घर में, आपके कार्यकर्ता के घर में, तो क्या ये जायज है? आप हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जो शेष है वो कब तक पूर्ण करेंगे? आप कहाँ संचालित हो रहा है ये बताइए। पूर्ण करने का आश्वासन दीजिए। आपको प्रश्न आ गया, कहाँ संचालित हो रहा है ये बता दीजिए। ये शासकीय भवनों में जो हाँ, शासकीय भवनों में जहाँ भवन नहीं है वहाँ संचालित हो रहे हैं, और मैं पहले भी कही कि कब तक पूरे हो जाएंगे ये बताया जाना संभव नहीं है। कैसे बताना जाना संभव नहीं है? बच्चों का सवाल है, एक तो आप बताया जाना संभव नहीं है, उत्तर नहीं है। माननीय मंत्री जी, 1 महीने 2 महीने साल भर शीघ्र बोलिए, वित्तीय वर्ष में आप पूरा करेंगे? शीघ्र उसको पूरा किया जाएगा बस। ये संवेदनशील मामला है, जवाब आ गया। बच्चों के साथ ऐसा ना, बहुत बढ़िया जवाब आ एक गया। महिला होकर बच्चों के साथ जो हो रहा है उसके प्रति समय नहीं बता पा रहे। बता दिए, शीघ्र बनाया जाएगा, बता दिया जी। उससे अच्छा जवाब और क्या आएगा? जी थैंक यू। श्रीमती हर्षिता बघेल, मामले छोटे छोटे, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों का है, और माननीय सदस्य जी केवल समय सीमा चाह रहे हैं, और बजट की कमी तो है नहीं। 1,47,000 करोड़ की बजट है, और एक महिला बाल विकास केंद्र बनाने में 5-6 लाख 4 लाख बहुत ज्यादा नहीं है। आपको तो महिला बाल विकास के क्षेत्र में काम करने का पहले सवाल मिला है, आपको बड़े दिल विपक्षी भावना से मत देखिए। उनका जवाब आपने जवाब नहीं सुना, शीघ्र पूरा किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, शीघ्र में 2 महीना 3 महीना, चलिए 1 महीना में चालू हो जाए। हर्षिता जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ मातारी और विधानसभा के पावन धरों को मैं प्रणाम करती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप सदन में मुझे प्रश्न पूछने का पहला अवसर दिया, उसके लिए बहुत चलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका पहला प्रश्न है सदन में, बधाई आपको। क्या माननीय खाद्य मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करती हूँ, पूछना चाहती हूँ, क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कुल कितने प्रदाय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं? क्या संचालित हो रहे प्रदाय केंद्रों में प्रभारी के पद पर नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है? यदि नहीं तो ऐसे कितने प्रदाय केंद्र हैं जहां पर नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं है? पदस्थ कर्मचारियों का नाम, पदनाम, प्रदाय केंद्र पदस्थी के तिथि, जिलेवार प्रदाय केंद्रवार जानकारी देवे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न चूंकि जिला राजनांदगांव और खैरागढ़ का है। राजनांदगांव जिले में 5 प्रदाय केंद्र है और खैरागढ़ जिले में 1 प्रदाय केंद्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न था, नियमित कर्मचारियों के मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम, पदस्थी, दिनांक एवं पदस्थ स्थापना के कारण की जानकारी देवे। हर्षिता जी, जो प्रश्न आपने किया है वो मंत्री जी उसका जवाब लिखित में दे दिए, उसमें से कुछ उद्भूत होता है उसको करेंगे तो आपकी बात और अच्छे से आएगी। जिलेवार दिए गया है, मैंने उसमें पूछे आप आराम से पूछे, जितना प्रश्न पूछेंगे अवसर दूंगा। मगर जो उसमें उद्भूत होता है, जो आप चाहती हैं उसको पूछ लेंगे तो आपको बेहतर होगा।
मैं यही चाहती हूँ, यहाँ पे आपने दिया है सेकंड उसमें नियमित कर्मचारियों के मुख्यालय की जिसमें आपने कहा था कि राजनांदगांव, छुरिया एवं डोंगरगढ़ में केंद्र प्रभारी के रूप में अनियमित कर्मचारियों को प्रभारी के रूप में पदस्थ बताया गया। क्या माननीय मंत्री जी विभाग के नियमानुसार नियमित कर्मचारियों को उक्त केंद्रों में नियमित कर्मचारियों को पदस्थ किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजनांदगांव जिले में प्रदाय केंद्र में 3 अनियमित कर्मचारी का वहाँ पे रखा गया था अध्यक्ष महोदय। उसे जैसे हमारे संज्ञान में आए हम तीनों को बदल दिए हैं और वहाँ पे प्रदाय केंद्र में पात्र जो है उनको रख दिए। चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। नहीं, तीसरा क्वेश्चन अभी बचा है जिसमें मैंने पूछा था क्या सहायक प्रबंधक एवं प्रबंधक को छोड़कर अन्य किसी पद पर पदस्थ कर्मचारी अधिकारियों को जिला प्रबंधक के पदस्थ किया जा सकता है? यदि हाँ, तो पदस्थ करने का कारण जिला प्रबंधक के पद पर पदाधिकारी कर्मचारी का नाम, पदस्थी दिनांक, पदस्थी स्थल की जानकारी देवे। लेकिन यहाँ पे माननीय मंत्री महोदय जी का जो आंसर आया था क्वेश्चन का, तो उसमें लिखा गया था माननीय मंत्री जी जानकारी में महिला कर्मचारी जिनको अपनी मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान में यह लाना चाहती हूँ कि नियम के संचालक मंडल का यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के विरुद्ध है और अवैधानिक भी है, क्योंकि संचालक मंडल को सेवा नियमों से संबंधित विषय पर निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। सेवा नियम विभाग के द्वारा अनुमोदित होने से दूसरों या कि सामान्य प्रशासन की भाग के एक परिपत्र के अनुसार यदि किसी रिक्त पद पर उनसे नीचे की श्रेणी के अधिकारी को प्रभार देने की कृपा करेंगे। यहाँ पे आपने एक चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक संचालक मंडल का निर्णय हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 26/4/2005 को उसकी 14वीं बैठक में निर्णय हुआ था। उस निर्णय के अनुसार निगम प्रबंधक आवश्यकता अनुसार लेखा संवर्ग के अधिकारी को स्वतंत्र रूप से किसी भी जिले में प्रभारी जिला प्रबंधक के पद पर पदस्थ कर सकता है। इसी के हिसाब से माननीय, चलिए ठीक है। माननीय मंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, एक महिला कर्मचारी जिनको अपनी पति के स्वर्गवास के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, जो छुरिया प्रदाय केंद्र में प्रभारी बनाकर पदस्थ किया गया, तो माननीय मंत्री जी निवेदन है कि आपकी सरकार महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है, तो उक्त महिला पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय का निकटतम प्रदाय के केंद्र पदस्थ करने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आग्रह किया, देख लीजिए। बहुत अच्छा। डॉक्टर चरणदास महंत जी के स्थान में श्री लखेश्वर बघेल 2 प्रश्न करेंगे आप महंत जी के बदले में। ये तो इनके पार्टी निर्णय करेगा। मैं तो सिर्फ प्रश्न करा सकता हूँ। आप अनुमति देंगे, सामने बैठ के खड़े होकर भी वो प्रश्न कर सकते। वो स्थायी तौर पे गायब है, आप स्थायी तौर पे बैठ जाओ। वो भी समय आएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, धान का अवैध भंडारण एवं परिवहन से संबंधित है और इस वर्ष 21 कुंटल जो आपके सरकार के द्वारा जो की गई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवैध परिवहन हुआ है। 817 प्रकरण दर्ज की गई है और जिसमें 37,717 कुंटल 54 किलो धान की जब्त की गई है। मैं इस मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से जब्त किए गए धान का निराकरण किस प्रकार किया गया, और दूसरा, इन 817 प्रकरण में सबसे बड़ा प्रकरण मुंगेली का है जो अनुक्रमांक 278 में 800 कुंटल धान का। कृपया इस प्रकरण में बारे में बताएं कि जांच में क्या क्या पाया गया और क्या कार्रवाई हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 817 प्रकरण माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें
37,717.54 क्विंटल धान जब्त हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मंडी के नियम के तहत 253 प्रकरण का निराकृत किया जा चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय, और लंबित प्रकरण है 564, ये प्रक्रिया में है अध्यक्ष महोदय, इसका भी निराकरण का प्रक्रिया चल रहा है। माननीय लखेश्वर जी ने मुंगेली में जो जब्त हुआ है उसके संबंध में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए, उसका क्या किया गया तो उसके बारे में बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली में इस तरह कुल सभी जिलाओं का है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेली में थोड़ा ज्यादा धान जब्त हुआ है। निराकरण हो गया कि नहीं ये पूछ रहे हैं। ये प्रक्रिया में है, इसका भी निराकरण। चलिए दूसरा प्रश्न। हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में 220 चेक पोस्ट बनाए थे, उसके बावजूद भी कई कर्मचारी अधिकारी तैनात की गई थी, इसके बावजूद भी इतनी मात्रा में धान आना बड़ा चिंताजनक विषय है। तो इन तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध में क्या क्या कार्रवाई हुई, थोड़ा बताना कष्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम तो एक टीम गठन किया था, जिला के ये में कि हम टीम गठन किए थे। उस टीम के लोग जो अवैध धान जब्त किया गया है वो संख्या भी हम बताए हैं, और उसका निराकरण भी मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। और उसमें मैं आपको बताया हूं कि कुछ प्रकरण बचा है, उसका भी हम बहुत जल्द निराकरण करा लेंगे। एक मिनट, इनका प्रश्न हो जाए। चेक पोस्ट में कर्मचारी तैनात थे ना, उसके बावजूद भी इतना परिवहन दान हुई सीमावर्ती क्षेत्र में, उड़ीसा सीमा जो भी हो। तो मैं सीमावर्ती क्षेत्र के मेरा गांव है, इस समय अध्यक्ष महोदय बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़ीसा सीमा से हो चाहे आंध्रा से हो, बहुत ज़्यादा परिवहन हुई। और जहाँ तक देखा गया कि चेक पोस्ट के अधिकारी हो, जो मेरे जानकारी में है, वो मतलब गंभीरता किसी ने नहीं लिया। ये क्या कारण है, ये जांच का विषय है। तो इस भविष्य में कह रहे अभी दान खरीदी तो खत्म हुआ, तो भविष्य में थोड़ा इसमें गंभीरता, भविष्य में थोड़ा कठोर कदम उठाएंगे, जांच ठीक करेंगे, नाका और उसको ज्यादा मजबूत करेंगे। ये सलाह दिया जा रहा है, प्रश्न नहीं है, सलाह है। आप बैठिए। चलिए शास्त्री जी, क्या पूछना है? अवश्य करेंगे माननीय अध्यक्ष। ठीक है, ठीक है। माननीय अध्यक्ष, इनका सुझाव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री महोदय से मैं ये जानना चाहा था कि जब धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में जब तैनात करे गए हैं, तो बाहरी क्षेत्र से धान अंदर कैसे आते? मैं ये जानना चाहता हूँ भी, काबर की मैं महासमुंद जिला के अंतिम छोर सरायपाली, जो कि उड़ीसा से लगे हुए हैं, और बहुत सारा धान के परिवहन उड़ीसा से हमारे छत्तीसगढ़ में आवा थे। जब ये हमन टीम गठित करे हैं, तो टीम गठित करे के बावजूद इतना सारा धान हमारे छत्तीसगढ़ में काबर आवा थे, मैं ये जानना चाहता हूँ। चलिए बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम टीम गठित किए थे, बैरियर लगाए थे, उसके बाद धान अंदर नहीं आए माननीय अध्यक्ष में, वही जब्त किया गया है। और धान जो खरीदी केंद्र है वहाँ अध्यक्ष महोदय, ये जो किसान है, पंजीकृत किसान है, ये लोग अपना धान बेचे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और वो खरीदी केंद्र में तो व्यवस्था था माननीय अध्यक्ष महोदय, थंब से आई से ये टेस्ट करके पंजीकृत किसानों का धान ही खरीदा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है, आपका हो गया, आप पूछ लो। माननीय मंत्री जी, हमारे पूर्व सवाल पूछे रही सावा है, आप लोग तो बता रहा कि 3 लाख हेक्टर जमीन यहाँ रकबा कम हो है, लेकिन धान की बिक्री बढ़ा थे। अरे तो एक बैठा थोड़ा सुन मैं पूछा चाहता, जब रकबा कम हो थे, धान बढ़ा थे, कहीं न कहीं धान आवा थे। यादव जी, हाँ, जब मैंने वो बातें तथ्य रखी ना, तो ये बोल रही थी किसानों को चोट ठहरा रहे हो करके, ये सामने बैठे, मतलब आप मन चोरी कर रहे थे, मतलब मान गया, समझ गया ना, ये बोल रही थी। नहीं, आप मन ये कहना चाहता दीदी, क्या एक तरफ कहा था कि रकबा घटत है और धान के बरोबर आवा थे, मतलब कहीं न कहीं चोरी होते।
ये साबुत होते और तुमन ये जानबूझ के उसने करवावत है पूरा। राम कुमार जी हो गया आपका, आप इसी में प्रश्न है, ध्यान में लाना है। चलिए ध्यान में ले आइए, सुझाव दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अभी सोसाइटियों में लगभग 25 लाख मीट्रिक टन धान सोसाइटियों में रखा गया है। न वो स्टेकिंग पॉइंट में जा रहे हैं, न ही राइस मिल को। मौसम भी खराब हो रही है, बारिश होने के भी बीच में हम देख रहे हैं, और उसके बाद में सोसाइटी वाले कितने आपके जवाबदार हैं आपको मालूम है कि रात को वहाँ से धान को कोई ले जाए, जानवर उसको खा जाए और कुछ हो जाए, उसके बाद में आपकी जो शार्टेज आएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना नहीं चाहता, ये 25 लाख मीट्रिक टन जो धान पड़ा हुआ है उसको डिस्पोज आप कैसे करेंगे? कि राइस मिल में भेजेंगे, स्टेकिंग पॉइंट में भेजेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा सा अधिकारियों की बैठक लेकर उसको निर्देशित करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस धान को हम बचा सकते हैं। श्री किरण देव। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर ये जानकारी और संक्षिप्त सा प्रश्न है। क्या मुख्यमंत्री महोदय ये बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्टेट सेक्टर के किन किन संयंत्रों से कितनी कितनी बिजली का उत्पादन किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की खपत कितनी है? कितनी बिजली किस किस दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा अन्य प्रदेशों को विक्रय की जा रही है? भविष्य में विद्युत की आपूर्ति हेतु शासन द्वारा क्या नवीन कार्य योजना है? प्रदेश में कितना विद्युत बिल उपभोक्ताओं से छोटे उद्योगों, वृहद उद्योगों तथा अन्य के नवंबर 2023 तक बकाया है और उनकी वसूली हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्य जी ने कई प्रश्न एक साथ किए हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश का प्रश्न पूछ रहे हैं जी जी, और जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ये अद्भुत सहयोग है। उनकी चिंता पूरा प्रदेश है और आपकी चिंता भी पूरा प्रदेश है। तो आप जानकारी आपके पास है, उसको पढ़ दीजिए बस, सिर्फ जानकारी से सब बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के विद्युत संयंत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर तक कुल 14,079.566 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। इसमें हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा से 840 मेगावाट, दूसरा विस्तार संयंत्र हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 500 मेगावाट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व से 500 मेगावाट और अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा इससे 1000 मेगावाट। इस तरह से कुल ताप विद्युत उत्पादन 2840 मेगावाट और जल विद्युत से हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचा डोली से 120 मेगावाट, गंगरेल जल विद्युत गृह धमतरी से 10 मेगावाट, सिकासार जल विद्युत गृह गरियाबंद से 7 मेगावाट, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से 1.7 मेगावाट। इस तरह से जल विद्युत उत्पादन 138.7 मेगावाट इस तरह से उत्पादन है। किरण जी, दूसरा धन्यवाद प्रश्न छोटा करिए, स्पेसिफिक करिए। माननीय अध्यक्ष छोटा एक मिनट भाई, हर प्रश्न में खड़े होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरी नहीं होता, जो प्रश्न करता है उसके पहले 3 प्रश्न करने की जवाबदारी होती है। उसके बाद मुझे लगेगा कि और प्रश्न जरूरत है तो कर लूंगा। हर बार आप नए हैं, नए नहीं या पुराने हो गए हैं, आपको तो समझना चाहिए। चलिए, बिल्कुल पूरा आपको अवसर मिलेगा। पूरक प्रश्न उसी में
इन्वॉल्व था। उत्तर से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। तो बैठ जाइए, बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, इसी में चलिए पूछ लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री छोटा प्रश्न करिए जी। एक बहुत छोटा सा सवाल है। कई लोगों को, बहुत छोटे छोटे लोगों को बहुत बड़ा बिल का अमाउंट आया है, तो क्या उस पर कोई समीक्षा होगी या उसको आधा किया जाएगा, माफ किया जाएगा? ऐसी क्या योजना है? बहुत छोटे छोटे घर के लोगों को 25-25 हजार रुपए का बिल आ गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, उसके विषय में परीक्षण कर लीजिए मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका परीक्षण करा लेंगे। बस ठीक। अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा दिलचस्प है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग बनाया गया, उसके तथाकथित रिपोर्ट, तथाकथित शब्द उपयोग कर रहा, उसके तथाकथित रिपोर्ट पर 2 बिल पेश हो गए यहाँ विधानसभा में। बिल पारित नहीं हुआ है और विधानसभा के रिकॉर्ड में पहली बार अशासकीय संकल्प आ गया, पारित हो बना नहीं है बिल, और कि इसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। अब ये बच्चा पैदा करें और मोदी जी उनका पालन पोषण करें, ये उनकी मतलब थी, ऐसा लगता है। मेरा कोई ज्यादा प्रश्न नहीं है इसमें, एक ही लाइन का प्रश्न है। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के रिपोर्ट को या अनुशंसा या निष्कर्ष, जो शब्द आपको अच्छा लगे, उसको सार्वजनिक करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वांटिफाइड डाटा आयोग ने निष्कर्ष दिया है और माननीय सदस्य को जो आग्रह है उस पर विचार करेंगे। चलिए, श्री अटल श्रीवास्तव जी। महोदय, कोटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 से 15 जनवरी 2024 तक कितने विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापना की मांग प्राप्त हुई? उक्त मांग के विरुद्ध कितने नए ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई और कितने ट्रांसफार्मर लगाए जाने के प्रकरण लंबित हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अजय एक प्रश्न किया, उसमें आप जवाब पढ़ेंगे तो आपको कम से कम उसमें 15 मिनट लगेगा, और प्रश्न को मुझे ऐसा लगता है कि आज 25 तक आप पहुंचा सकते हैं। आप सबका सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल आज 25 तक पहुंचा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस अवधि का प्रश्न किया है उस अवधि में कोई ट्रांसफार्मर की मांग नहीं थी, आवेदन निरंक। 4 साल में कोटा विधानसभा क्षेत्र में एक भी ट्रांसफार्मर की मांग नहीं थी। अभी चुनाव के दौरान मैं जिन भी क्षेत्रों में गया हूं वहां पर बिजली ट्रांसफार्मर की मांग की गई थी। अभी आप किसानों के लिए पंप की सुविधा दे रहे हैं, उनको पंप को कनेक्शन दे रहे हैं, उसके लिए और ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। पर यह कैसा जवाब आया माननीय अध्यक्ष महोदय कि अभी एक भी ट्रांसफार्मर की मांग वहां पर नहीं है कोटा विधानसभा क्षेत्र में। और मैं तो 20 से 24 तक पूछा हूं, अभी जितने गांव में जाते हैं हर जगह ट्रांसफार्मर की मांग हो रही है। आपके पास कुछ लिखित जानकारी है तो माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दें। नहीं, जिस अवधि का आपने प्रश्न किया उस अवधि में निरंक है, उसके आगे मांग आई है और उसकी जानकारी हमारे पास है और नई जानकारी है तो उपलब्ध करा देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। जो मांग है वो स्थापित करेंगे। भोलाराम साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में संचालित परियोजना हेतु कितने पद रिक्त स्वीकृत हैं, कितने भरे गए हैं और कितना रिक्त है? मंत्री जी ने जवाब में दिया है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में दिया है कुल 27 पद स्वीकृत थे, 14 पहले से कार्यरत हैं, 13 पद थे जिसमें 13 की नियुक्ति 27 दिसंबर को की गई है। अध्यक्ष महोदय, 9 अक्टूबर से 3-4 दिसंबर तक आचार संहिता लगा था आदर्श, तो इसका परीक्षा कब किए और नियुक्ति कब किए बता दीजिए। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसकी परीक्षा पहले हो चुकी थी आचार संहिता से पहले, और नियुक्ति
हमारे सरकार बनने के बाद हो गई ना जी। कि सरकार बनने के बाद नियुक्ति हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आचार संहिता लगा था, उसी पीरियड में एक प्रश्न लगने के आचार संहिता लगाई था, उस नियुक्ति कर दी इनका 13 लोगों का। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर में आया है कि 12 पद जो भर दिए गए हैं। एक पद का भर्ती कब करेंगे बता दीजिए, आपने उत्तर में दिए हैं। बड़ दिक्कत है बोला फिर। जी, आचार संहिता खत्म होते ही नियुक्ति की। माननीय अध्यक्ष महोदय, आचार संहिता के खत्म होते ही नियुक्ति किए हैं। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आखिरी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा प्रश्न करिए स्पेसिफिक थोड़ा। ये इनसे संबंधित प्रश्न है स्पेसिफिक। आप सीनियर विधायक हैं, आप पूछिए, आराम से पूछिए। इसमें 14 पर्यवेक्षक भर दिए गए हैं, 13 रिक्त हैं, और उसमें उत्तर में आया है कि 12 भरे हैं, तो एक तो खाली है माननीय अध्यक्ष। तो एक का भर्ती कब करेंगे, नियुक्ति कब करेंगे बता। चलिए उसका भी कब कर देंगे, एक का जो खाली। हाँ, माननीय अध्यक्ष शीघ्र कर देंगे, बोलो आप जी। चलिए, धन्यवाद। रायमुनि भगत। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी जाती है और महिला सशक्तिकरण के लिए रेडी टू ईट का जो कार्यक्रम था, स्वसहायता समूह कर रही थी पूरे छत्तीसगढ़ में, और रेडी टू ईट से काम को छीन के बीज विकास निगम को दिया गया है, और बीज विकास निगम रेडी टू ईट का निर्माण कार्य कर रहा है, और इसको स्वसहायता समूह के लिए कब तक वापस करेंगे, ये मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूँ। बहुत स्पेसिफिक प्रश्न है। क्या स्व सहायता समूह को सौंपने के बारे में कोई विचार हो रहा है, कोई निर्णय लेना चाहेंगे या निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है? बहुत स्पष्ट प्रश्न है, स्पष्ट जवाब छोटा सा दे दीजिए, हाँ या नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो हमारे सामान्य सदस्य जी ने जो क्वेश्चन किया है, तो इसमें स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं जो रेडी टू चलाती थी, अब बीज निगम को दे दिया गया है, तो इस पे विचार किया जा रहा है। बहुत अच्छा, विचार किया जाएगा उसके बारे में। बहुत अच्छे, बड़ी घोषणा है ये। धन्यवाद। पहले मंत्री ने बड़ी घोषणा पहली बार की है, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, जो पूरा प्रदेश जिसके लिए आंदोलित था उसका समाधान करने की दिशा में आज प्रयास हुआ है। मंत्री जी को बधाई। अब कोई शंका तो बाकी नहीं है। अब कवासी लकमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगी जल्दी वापस दे दिया जाए महिलाओं को कार्य। बहुत अच्छा। कवासी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा पहला मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री और से मेरा जवाब है, मांगना है। मेरे को पूरा उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अच्छा मदद करेगा, क्योंकि आदिवासी जिला बस्तर में कनिष्ठ निधि का संपूर्ण बस्तर संभाग के मैं जारी मांगा था। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे विधायक अभी जो जब आप पूछा, मतलब प्रदेश अध्यक्ष भी है, वहाँ से विधायक भी जीता है, 190 काम निरस्त किया गया अध्यक्ष जी। हर साथ में पूरा जिला में इसी प्रकार कनिष्ठ निधि में सभी काम, दंतेवाड़ा में, बीजापुर में, कांकेर में, ये किस जानकारी में निरस्त किया गया, काम अधूरा है या कम है, थोड़ा बताना कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री से। आपको जो निरस्त कार्यों की सूची आपने मांगी थी, जिलेवार आपने मांगी थी, बस्तर कोंडागांव के निरस्त कार्यों की जानकारी मांगी थी, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने इस सारी जानकारी
जो पुस्तकालय में जो जानकारी उपलब्ध है उसमें दे दी है। उसके बाद भी यदि आपको किसी स्पेसिफिक विषय में शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं। लिखित में पूरा जवाब आपका आ चुका है, करीब करीब सारे जवाब। इसी में से प्रश्न करिए आप, अब प्रश्न करिए। आपके माध्यम से ये ज्यादा नया मुख्यमंत्री है, ज्यादा प्रश्न नहीं करूंगा। प्रश्न करिए। मेरे को इतना काम निरस्त होने का एक आदिवासी जिला में, बोलिए, सारे जिला में निरस्त करने का कारण क्या है? चलिए बताइए साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कवासी लखमा जी बहुत सीनियर मेंबर हैं और उन्हें जो जानकारी चाहिए थी हमने दे दिया है और उन्होंने निरस्त होने का कारण पूछा है। तो डीएमएफ को लेकर जिले में कमेटी है कलेक्टर की अध्यक्षता में, उसमें उस जिले के सांसद विधायकगण सभी सदस्य रहते हैं और वो लोग तय करते हैं। और जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने काम को निरस्त करने का आदेश नहीं किया है, बल्कि जो काम अप्रारंभ थे उसको रोकने का आदेश किया है। रोकने का काहे कि डीएमएफ के विषय में भारी शिकायत आ रही थी, पूरा बंदरबाट हो रहा था, इसलिए जिले में जो कमेटी है उसको पावर है कि जो काम उसमें से उपयोगी है, जनहित में है, उसको वो चालू कर सकते हैं और जो अनावश्यक हैं, जो मतलब अनावश्यक रूप से स्वीकृत किए गए हैं, उसको उस कमेटी को पावर है कि उसको निरस्त करे। जो कार्य प्रारंभ नहीं हुए वो बंद हो गए बस। अध्यक्ष महोदय, चलिए आप एक मिनट, इनका प्रश्न है अभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा छोटा सा सवाल है। एक बीजापुर का बाजार बाउंड्री बार, उसका पूरा चीची जारी हो गया, पैसा भी जारी होगा, निरस्त हो गया, फिर वो कैसा होगा? ये ऐसा जो जानकारी दिया है, ऐसा अधिकारी लोग को कार्रवाई करो क्या? जिसका काम हो गया सर, पूरा सीसी जारी हो गया या निरस्त बता रहा है। ठीक, तो इस टाइप का अगर जानकारी आपका हमारा अधिकारी देंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। मैं बता चुका हूं कि जो काम जारी है उसको निरस्त करने का कोई आदेश नहीं हुआ है। जो अप्रारंभ है उसकी समीक्षा करना है और निरस्त करना या उसकी समीक्षा करना या आगे उसको जारी रखना, ये जो जिला में कमेटी है उसका अधिकार है। मुख्यमंत्री का जब विभाग है, विधानसभा सभा जवाबदारी से पूछ रहे हैं, उनका काम एक साल पहले पीसी हो गया, पैसा पिरामिड मिल गया, काम हो गया, या निरस्त बता रहा है। ऐसा अधिकारी को कुछ चलिए इसका परीक्षण करा लेंगे। जी विक्रम जी। माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा प्रश्न है अध्यक्ष जी, हमारा गोल्लापल्ली नस्लट एरिया है, वहाँ सामाजिक भवन मांगे थे, हम भी गए थे, मैं खुद गया था। वहाँ कहीं बैठने के उठने का जगह नहीं था। 25 लाख का कलेक्टर ने मेरे साथ जाके घोषणा किया था, उसको निरस्त किया है। नस्लट पीड़ित क्षेत्र है, उस काम को निरस्त किया, उसको पुनः चालू करोगे? और उसके बाद जयगुरगोंडा में काम ही नहीं हो रहा था सर, सुकृत काम हुआ है, लेकिन वहाँ के परिस्थिति में एस्टिमेट बनाने में, सब इंजीनियर जाने में दिक्कत हुआ। मेरे जिला के 14 काम निरस्त हुआ है कोंटाई ब्लॉक का, उनको पुनः चालू कर दो क्या? जिला कमेटी को पावर है, जिसके मेंबर आप स्वयं भी हैं। चलिए विक्रम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने जो बात रखा था, बीजापुर जिले में भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको निरस्त किए हैं और जो काम पहले से ही काम पूर्ण हो चुके हैं, सीसी भी लग चुके हैं और बहुत सारे जो अन्य जो काम है स्कूल से संबंधित काम है। सबसे ज्यादा स्कूल में पेयजल है, वहाँ पे बोरवेल है, स्कूल का बाउंड्री वाल है, स्कूल का मरम्मत है, नया स्कूल का निर्माण है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ऐसे जनरल इन कामों को भी निरस्त किया गया। इतना व्यापक रूप से नहीं है, आप स्पेसिफिक पूछिए ना। मेरा ये कोई काम आपकी जानकारी में है, जो काम प्रारंभ हो चुका है, बंद हुआ है, ऐसे प्रश्न करिए। पूरे जनरल प्रश्न नहीं जो होगा जानकारी जो उपलब्ध कराया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे काम ऑलरेडी पहले से पूर्ण हो चुके हैं या काम में चल रहा है और सब जन उपयोगी काम मन है, उनको भी प्रारंभ पता निरस्त करने दिया गया सूची। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील जिला है बीजापुर जिला, पहली बार वहां पर काम हो रहे हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं, विशेष अनुरोध करता हूं कि वो ऐसे कामों को जो वास्तव में जरूरत है उनको चालू कर, मतलब जो चल रहा है तो फिर से एक बार समीक्षा किया जाए और चालू किया जाए। चलिए दिखवा लेंगे उसका। जी मैं समझता हूं इसका उत्तर पहले भी आ चुका है, फिर भी हम दिखवा लेंगे।
आपका तो निकल गया कवासी जी। अध्यक्ष, ये जनपद अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, इसमें मेंबर हो सकते क्या? नहीं होगे क्या? इसमें फर्क में तक क्या है? आज भी अभी जो नया गठन हुआ है, हमको भी नहीं बुलाया गया है सुकमा जिला में। अभी आइतवार को जगदलपुर में मीटिंग बुलाया गया है, इसमें जिला सदस्य भी नहीं है, जिला अध्यक्ष भी नहीं है, नगर पालिका महापौर भी नहीं है, जनपद भी नहीं है, तो फिर कौन कौन मेंबर है? इसको थोड़ा बता। ये तो भारत सरकार के गाइड के अनुसार कोई नई बात है नहीं, ये तो बहुत पहले से डीएमएफ का चल रहा है। कलेक्टर की अध्यक्षता में सांसद विधायक सभी उसके सदस्य रहते हैं। अभी वर्तमान मीटिंग हुआ है, ना विधायक को बुलाया गया, ना सांसद को बुलाया गया, ना जिला पंचायत को, जिला सदस्य को, जनपद सदस्य को। इसमें कौन कौन मेंबर है? पहले तो हम मेंबर थे, अभी चलिए अगर ऐसा हुआ है तो हम देखवा लेंगे उसको। उनको अगर मेंबर हो थोड़ा बता देना। मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार का गाइडलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सांसदगण विधायकगण तो सदस्य होते हैं, यदि नहीं बुलाया गया तो दिखवा लेंगे। कवासी जी जो प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। मोतीलाल साहू जी, हो गया, बहुत प्रश्न आ गए इसमें। मोतीलाल जी महोदय, तो चार हूँ। मेरा प्रश्न आपका क्षेत्र अलग है, उनका खाद्य क्षेत्र अलग मंत्री जी से है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्रचलित कुल राशन कार्ड की संख्या बताने की कृपा करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे आदरणीय विधायक जी के पास जवाब चला गया है, फिर भी जानना चाहते तो मैं बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2018 में अंत्योदय 14,64,855 कार्ड, प्राथमिकता में 42,60,937 कार्ड, अन्नपूर्णा में 7,277 कार्ड, निराश्रित में माननीय अध्यक्ष महोदय 55,436 कार्ड, निःशक्त जन का 10,630 कार्ड। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर 2023 में 14,90,979 कार्ड, अंत्योदय का और प्राथमिकता का 52,33,544 कार्ड, अन्नपूर्णा का 0, निराश्रित का 37,737 कार्ड, निःशक्त जन का 15,299 कार्ड। इस तरह कार्ड की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या थोड़ा सा बताइए, हम एक जोड़ नहीं पाए उसको। कुल संख्या आज वर्तमान स्थिति में कुल संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, एपीएल यानी कुल संख्या इसमें दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। अंत्योदय का कुल संख्या है राशन माननीय अध्यक्ष में माननीय संख्या। अध्यक्ष महोदय, मेरा पूछने का आशय ये था कि 2018 में मेरे पास जो जानकारी दिए हैं वो 57,99,135 राशन कार्ड का है। वर्तमान में मैं जानना चाह रहा था कि 2023 तक इन राशन कार्डों में कितना वृद्धि हुआ है। मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछली सरकार ने लगातार 40 लाख परिवार को गरीबी रेखा से बाहर आने का ढिंढोरा पीटते रहा, तो मैं अंतर जानना चाह रहा था कि वर्तमान में इन 5 सालों में कितना गरीबी का राशन कार्ड और लोगों को वितरण हुआ है। परंतु मेरा प्रश्न संशोधित कर कटौती कर दिया गया था, इसलिए मुझे 2023 तक की जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18,56,324 कार्ड जो वृद्धि हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, और वृद्धि होने का कारण माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में अक्टूबर 2019 से यूनिवर्सल पीडीएस लागू करने से राज्य के सभी एपीएल परिवार को राशन कार्ड जारी किए गए, जिसके कारण 8.77 लाख नए एपीएल राशन कार्ड जारी किए गए। इसके अलावा प्राथमिकता श्रेणी में राशन कार्ड 9.72 लाख नए राशन कार्ड जारी हुए। ठीक है, चलिए और कोई शंका? मेरा और प्रश्न है भाई साहब
पूछिए। कि राशन दुकानों में लंबी कतारें लगती है। हम मातृवंदना और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। घंटों और कई दिनों तक लगातार महिलाओं को राशन दुकानों में चक्कर काटना पड़ता है। राशन दुकान का संचालक कार्ड को जमा करा लेता है और कई दिनों तक परेशान करता है। कई बार ये शिकायत मिला है कि राशन कार्ड धारियों को पैसा दे करके चावल अपने पास रख लेता है। क्या माननीय मंत्री जी इसका जांच कराएंगे? ये शिकायत की मेरे ख्याल से सभी सदस्यों के पास ये शिकायत होगा। क्या माननीय मंत्री जी इसका जांच कराएंगे और संचालक के ऊपर कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न तो उद्भूत नहीं होता, फिर भी कोई भी शिकायत है बता दें, मैं उसका जांच करूं। राजेश बोड़ा जी, कोई प्रश्न? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार की योजना एक है, क्या राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा? स्पेसिफिक प्रश्न, क्या आपका जो राशन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक होगा? ऐसी कोई केंद्र सरकार की योजना चल रही है ताकि हमेशा के लिए झंडा खत्म हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार नंबर से जोड़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए जोड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए ये प्रश्न किया मैंने कि हर बार नया कार्ड छपता, ये चौथी बार छत्तीसगढ़ में कार्ड छप रहा है। अरे केंद्र सरकार ने तो आपको भी लिख करके भेजा था कि आधार लिंक कर लें, आपने नहीं किया 5 साल, और इसीलिए बड़े बड़े चावल के स्कैंडल निकल करके आए। गरीब का चावल गरीब को मिले। सुन लो राधे प्लीज, हम लोग से पारेगा, आदरणीय अध्यक्ष हम लोग से पारेगा, बताओ। चावल की बात की है तो मेरा एक पूरक प्रश्न है। पहले आप ही ने छपाया फोटो वाला राशन कार्ड, उसके पहले नहीं छपा था कभी फोटो वाला राशन कार्ड, आप ही ने चालू किया है। इसलिए कहा ना कि हर बार उसको बंद कर दो ना। इन 5 सालों खत्म कर दे। अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड में घोटाला इनके कार्यकाल में हुआ है। विषय आ गया। मेरा सीधा एक लाइन का प्रश्न है। अगर इससे लिंक से जोड़ देंगे तो हमेशा के लिए समस्या समाधान हो जाएगा। सुझाव में आधार से जोड़ेंगे, क्या पूछा है उसका आपने हाँ कह दिया, एक बार बोल दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक के 98% जोड़ा जा चुका है। बहुत अच्छा, सुन लीजिए 98%। लालजी राठिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि रायगढ़ जिले में कितने पंजीकृत किसान हैं? क्या सभी किसानों से जो है धान की खरीदी की जा चुकी है? और एक प्रश्न मेरा ये भी है कि एक एक प्रश्न करते जाइए ना, फिर जवाब आता जाएगा। जवाब आएगा फिर करना। आप 3 बार अनुपूरक करने की अनुमति रहती है। 3 बार मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, पहला जवाब आ जाए। जिले में कितने पंजीकृत किसान हैं और 10 जनवरी 2000 की स्थिति में कितने किसानों को जो है धान खरीदा गया था और कितने किसान शेष थे? चलिए बैठिए, बताइए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इसका धान खरीदी के संबंध में है माननीय अध्यक्ष महोदय। तो इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय पंजीकृत किसान, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीकृत किसान की संख्या 83,056 किसान है माननीय अध्यक्ष महोदय। पंजीकृत रकबा 1.27388 हेक्टेयर है अध्यक्ष महोदय। धान बेचने वाले किसानों की संख्या 73,377 किसान है अध्यक्ष महोदय। बेचे गए धान का रकबा 1,03,901 हेक्टेयर है माननीय अध्यक्ष महोदय। धान खरीदी की जानकारी है। धान खरीदी की अनुमानित मात्रा
4.99 लाख टन धान खरीदी की अनुमानित मात्रा से अधिक माननीय अध्यक्ष महोदय उपार्जित धान की राशि और उसमें पंजीकृत मिलों की संख्या, ये माननीय अध्यक्ष महोदय एक्चुअल इसके धान खरीदी के संबंध में पूछा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना इन्होंने बताया 81,056 किसानों की पंजीकृत हुआ, 73,377 से धान खरीदी गया। मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न करना चाह रहा हूँ, 31 जनवरी तक क्या सारे किसानों का जिले के धान खरीदी किया जा चुका या शेष है किसान जो है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने समय सीमा बढ़ा करके 4 फरवरी तक किया गया है और इस 4 फरवरी में सभी किसानों का धान खरीद लिया गया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधायक जी को बताना चाहूँगा, हम कलेक्टरों से जिला के कलेक्टरों से प्रमाण पत्र भी ले लिए। महोदय मंत्री जी, किसान जो है रह चुके हैं क्योंकि बारिश हो गई थी, जिस तिथि में जो धान खरीदी केंद्र के लिए बढ़ाया गया था उसमें जो है लेट से खरीदी हुई, तो इससे जो है गंभीर विषय है कि किसान जो है अभी भी छूट गए हैं। और मेरा एक प्रश्न यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि माननीय घोषणा पत्र में आया कि 2100 रुपया अंतर क्विंटल पे धान खरीदा जाएगा, 2143 रुपये में धान खरीदा गया। अंतर की राशि कब दी जाएगी और कितने रुपए प्रति क्विंटल दी जाएगी? अंतर की राशि का पूछ रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अंतर का राशि है अतिशीघ्र देंगे माननीय अध्यक्ष। कितने रुपए दी जाएगी प्रति क्विंटल के हिसाब? धर्म कौशिक जी, माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मेरा भी इस प्रश्न में अभी आपको अवसर मिलेगा प्रश्नकाल के बाद। चलिए, और आपको अवसर मिलेगा, भी बहुत समय रहेगा। ये जो अंतर की राशि है उसकी जांच आप करा देंगे क्या? एक क्वेश्चन। और दूसरी छोटा प्रश्न करिए, समय देख लीजिए। उसकी जांच आप दोनों के अंतर की जो राशि है 52 करोड़ 27 लाख और केवल 24 लाख, इसकी जांच करा देंगे। चलिए दोहराइए, प्रश्न दोहराइए। ऑनलाइन राजस्व में जो प्राप्ति हुई है 21-22 में 52 करोड़ 27 लाख और 22-23 में जो प्राप्ति हुई है 24 लाख, ये जो अंतर की राशि है उसका कारण क्या है? और इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसकी आप जांच करा देंगे क्या कि 52 करोड़ कहां और 24 लाख कहां, तो ये अंतर आखिर कहां, इसमें मामला क्या है? एक और, अभी आप लगातार समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक ये जो बार है वीआईपी रोड में आप जाएंगे, आपका हाइपर क्लब है, आज गोलियां चल रही है और रात भर जो खुले हुए हैं बिलासपुर में उसी प्रकार से है। तो ये उनको आप जो रात भर खुल रहे हैं और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है उस पर पाबंदी लगाएंगे, टाइम की जो लिमिट है उसमें बार बंद हो जाए, ये आप लगाएंगे क्या? बस इतने मैं पूछना चाहता हूं। जो घटनाएं घट रही है, लड़के लड़कियां नाच रही है, गोली चलाते गोली तुम्हारे राज में। बिल्कुल सख्ती से नियम का पालन हो, इसका निर्देश शासन से दिया जा चुका है। संतुष्ट है ना? आप पूरा संतुष्ट? धन्यवाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मैं पूरा संतुष्ट हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद